आज का टॉपिक आपका है केमिस्ट्री का। अगला टॉपिक क्या है? पदार्थ। और यहाँ से सवाल आपका भर भर के आता है, मिला है सेल्फ में सवाल ना। पदार्थ से अवस्था बदलने वाला, यहीं से आता है अवस्था बदलने वाला, कि ठोस से द्रव में बदलेगा या ठोस से सीधे गैस में बदलेगा, तो उसको क्या बोलते हैं। और उससे एग्जाम्पल बोले कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है ऊर्ध्वपातन का एग्जाम्पल उदाहरण है ना। तो ऐसा ऐसा जो सवाल मिलेगा आपको ये पदार्थ में पढ़ने के लिए मिलेगा। तो शुरू करते हैं, इसका ऑब्जेक्टिव बताएंगे। बंद रहे नहीं लिखवाएंगे नहीं, इसका ये क्या बोलते हैं, पीडीएफ भेज देंगे ग्रुप में। जो लोग ग्रुप में जुड़े हुए हैं और जो नहीं जुड़े हुए हैं वो ग्रुप में जुड़ जाइएगा, आज नंबर अपना देके, ठीक है। पीडीएफ भेज देंगे, अपना वहाँ से पढ़ लीजिएगा। चलिए देखिएगा यहाँ पे पदार्थ होता क्या है। सबसे पहले इसका डिफिनेशन। तो पदार्थ होता क्या है कि जो वस्तु स्थान घेरे और जिसमें भार हो, पदार्थ कहलाएगा। जो स्थान घेरे, जैसे ये बोतल है तो बोतल को रखेंगे हम लोग तो ये स्थान घेरेगा, है ना। ऐसा कुछ अपना भार भी है, ये किस में आ जाएगा? पदार्थ में आ जाएगा। पदार्थ मतलब ऐसा वस्तु जो स्थान घेरे और इसमें भार हो, क्या कहलाएगा? पदार्थ कहलाएगा। देखिए पदार्थ के प्रकार की बात करें हम तो संरचना के आधार पर पदार्थ का दो भाग है, दो भाग बांटा गया है। एक हो गया भौतिक संरचना, दूसरा होगा रासायनिक संरचना, ठीक है। संरचना के आधार पर पदार्थ को हम बांटे दो भागों में, भौतिक संरचना और रासायनिक संरचना। भौतिक की अगर बात करते हैं तो भौतिक में भी अगर बांटिएगा इसमें तो क्या बोलता है कि भौतिक आधार पर पदार्थ को तीन समूह में बांटा गया है, ठोस, द्रव, गैस। नाम सुने होंगे, ठोस, द्रव और गैस। अब उसको समझते हैं कि ठोस, द्रव, गैस क्या होता है। भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ को मुख्यतः तीन भागों में, एक होता है ठोस जिसका आयतन और आकार निश्चित हो, है ना। ठोस जिसका आयतन भी निश्चित हो और आकार भी निश्चित हो। जैसा अभी एग्जाम्पल दिए ये बोतल का, ये बोतल का आयतन भी निश्चित है और इस बोतल का आकार भी निश्चित है, ये क्या कहलाएगा? ठोस कहलाएगा। ठोस का अगर आते हैं द्रव, तो जिसका आयतन निश्चित है लेकिन आकार जो है परिवर्तनशील होता कि निश्चित नहीं है, ठीक है। मतलब कि उसको जिस वस्तु में आप डालिएगा वैसा ही शेप ले लेगा। जैसे अभी बोतल में हम अगर रखते हैं पानी, है ना, अगर इस बोतल में पानी भरेंगे तो पानी का शेप ही बोतल जैसा रहेगा। जैसे इस पानी को निकाल कर किसी और बर्तन में डालेंगे, गिलास में डाल दे या लोटा में डाल दे तो उसके शेप में हो जाएगा। तो पानी का आयतन तो वही रहा, है ना। जो बोतल जो जो इस बोतल में पानी था उतना ही पानी गिलास में भी हुआ, लेकिन इस बोतल के आकार का नहीं होकर उसका आकार कैसा हो गया? गिलास जैसा हो गया। तो क्या हो गया? गैस, द्रव क्या होगा कि वैसे पदार्थ जिसका आयतन तो निश्चित है, आयतन निश्चित है लेकिन उसका आकार क्या है? परिवर्तनशील, मतलब कि बदलते रहता है। वो कैसे? तो जिसमें डालेंगे हम उसी का आकार ले लेगा। जैसे आप देख सकते हैं पानी हो गया, दूध हो गया, तो मतलब जो भी लिक्विड फॉर्म में है ना, पानी, दूध, तेल, ये सब जो भी है। गैस क्या होता है? इसका आयतन और आकार दोनों परिवर्तनशील, मतलब कि दोनों निश्चित नहीं होता है, न उसका आयतन निश्चित होता है न उसका आकार निश्चित होता है। जैसे आपका हो गया कोल गैस, मार्स गैस, जितना भी गैस दिखाई देगा आपका, ठीक है, वो सब किस में आएगा? गैस किस श्रेणी में आएगा? गैस है ही तो उसका ना आयतन बराबर होगा ना आकार निश्चित होगा, ना आयतन निश्चित ना आकार निश्चित। जिसका दोनों निश्चित हो ठोस, जिसका आकार निश्चित नहीं है लेकिन आयतन निश्चित है वो द्रव, है ना। और इसका दोनों निश्चित नहीं है, गैस। चलिए आगे बढ़ते इसमें। ठोस दो गैस का अंतर थोड़ा बहुत देख लीजिए। सवाल पता है आपसे क्या पूछेगा कि वैसा पदार्थ जिसका आकार निश्चित हो और आयतन भी निश्चित हो उसको क्या कहते हैं। हमारा सवाल देगा तो क्या बोलेंगे? उसको ठोस बोलेंगे। जिसका आकार निश्चित नहीं है लेकिन आयतन निश्चित है क्या कहलाएगा? द्रव कहलाएगा। और जिसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित है गैस कहलाएगा, ठीक है। अब यही अंतर यहाँ पर लिखा हुआ होगा, इसमें आयतन और आकार दोनों निश्चित होते हैं, इसमें आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित, और इसमें दोनों अनिश्चित, आयतन और आकार दोनों, ठीक है। उसके बाद क्या है? ठोस में क्या होता है कि देखिए इसमें कणों के बीच की दूरी काफी कम होती है,
जैसे अभी पढ़े हम लोग कि जितने भी पदार्थ होते हैं सब कण से बने होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं एटम, है ना, परमाणु बोलते हैं हम लोग। ठीक है, अब परमाणु जो है, अब ये भी पढ़े थे हम लोग कि जितना भी ऑब्जेक्ट है सब के बीच में अपना एक पावर होता है खींचने का, जिसको बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर क्या है कि अब कणों के बीच की दूरी काफी कम होगा, मतलब एकदम सटा सटा कण होगा, दूरी बीच में होगा ही नहीं करेगा या बहुत कम होगा, तो किसकी श्रेणी में आएगा? ठोस की श्रेणी में आएगा। जिसमें दूरी बढ़ जाएगा थोड़ा तो द्रव में, और जिसमें बहुत ज्यादा दूरी हो जाएगा वो किसमें हो जाएगा? गैस में। वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है कि कणों के बीच की दूरी काफी कम होता है तो ठोस कहलाएगा। बीच की दूरी ठोस के पदार्थ की अपेक्षा अधिक होता है, ठोस के तुलना में बीच की दूरी इसमें क्या होगा? ज्यादा होगा, तो क्या कहलाएगा? द्रव कहलाएगा। और जिसका बहुत ज्यादा होगा क्या कहलाएगा? गैस कहला जाएगा। अब आते हैं, बात करते हैं आकर्षण बल का। अच्छा, जिसमें नजदीक है तो उसमें आकर्षण बल ज्यादा होगा कि कम? जिसमें दो कण काफी नजदीक है, जैसे मान लीजिए जो हम मुट्ठी बनाई कण है, अब ये कण काफी नजदीक है तो नजदीक है तो इसका आकर्षण बल ज्यादा कि कम? ज्यादा होगा। और दूर रहता तो आकर्षण बल कम होता, है ना। तो वही चीज यहाँ पर उल्टा लिखा है, देखिए कणों के बीच आकर्षण बल अधिक होता है क्योंकि यहाँ पर दूरी कम है, दूरी कम है तो आकर्षण बल क्या है? ज्यादा है। ठीक है, इसमें इस ठोस की तुलना में इसमें आकर्षण बल थोड़ा क्या होता है? कम होता है, और इसमें काफी कम होता है क्योंकि इसमें क्या है कि कण का दूरी काफी ज्यादा है। कण का दूरी ज्यादा, जैसे चुंबक ले लीजिए समझाने के लिए, तो चुंबक अगर दूर दूर रखिएगा तो खींचेगा अपनी ओर? नहीं। जैसे नजदीक लाते हैं ना तो एक पोजीशन का खींच लेता अपने, है ना। सोचिए कि चुंबक कैसे दोनों हाथ में पकड़े हैं, एकदम कम दूरी पर इसे रखें तो बहुत तेज फोर्स लगाता है वो, है ना। थोड़ा सा भी मिस्टेक क्या होगा? चिपक जाता है। तो आप समझिए क्या यहाँ से क्या सीखने को मिला कि जिसका दूरी काफी कम रहेगा उसका आकर्षण बल ज्यादा होगा, और जिसका दूरी काफी ज्यादा होगा उसका आकर्षण बल कम होगा। यहाँ उल्टा है, इसीलिए हम बार बार उसको रिपीट कर रहे हैं। दूरी काफी कम है तो आकर्षण बल ज्यादा, तो किस में होता है? ठोस में। दूरी काफी ज्यादा है तो आकर्षण बल क्या होगा? कम। ये किस में होगा? गैस में। और ठोस की तुलना में कम होता है आकर्षण बल, किस में होता है? द्रव में होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। द्रव में आकर्षण बल कम है, इसी कारण क्या होता है कि उसका रूप बदलते रहता है, जिसमें डालिएगा वैसा ही रूप ले लेगा, है ना। बोतल में डाले तो बोतल का रूप, गिलास में डाले तो गिलास का रूप, बाल्टी में डालेंगे तो बाल्टी का रूप, मतलब जिस बर्तन में आप डालें द्रव उसी बर्तन का रूप लेता है। क्यों? क्योंकि उसके बीच का जो आकर्षण बल है वो कम है ना, बहुत ही कम है। अब एकदम में नहीं रहेगा, कहाँ बहुत कम रहेगा? किस में? गैस में। और ठोस की तुलना में कम रहेगा आकर्षण बल, किस में? द्रव में। और ठोस में बहुत टाइट पैक होता है, स्ट्रॉन्ग, मजबूती से, तो ठोस हो गया। ठीक है, उसका आकार बदलता नहीं है। अब बात करते हैं, ये तो हो गया आपका कैसे? भौतिक आधार पे। उसके अलावा सवाल यहाँ से पूछता है, ये दो चार पॉइंट और भी है। इसमें क्या होता है कि कणों के बीच रेखीय गति नहीं होता, जैसे ठोस है तो ठोस के कणों के बीच रेखीय गति नहीं होगा, स्थिर रहेगा वो, है ना। द्रव में क्या होता है कि रेखीय गति कम होती है लेकिन कम होती है। पानी को रखिएगा आप, बहेगा वो ढलान पे? बहने लगेगा। लेकिन ठोस को रखिए ढलान पर टहलेगा? नहीं टहलता है। उसमें रेखीय गति होती है लेकिन ठोस की तुलना में थोड़ी ज्यादा होता है। गैस में रेखीय गति बहुत ज्यादा, है ना। इसमें क्या है कि गैस रेखीय गति क्या होगा? बहुत अधिक। आइए, यह सबसे कम ऊर्जावान होता है कौन? ठोस। ठोस में ऊर्जा कम मिलेगा। ऊर्जा मिलेगा कि उससे तुलना में किस में? ठोस की अपेक्षा द्रव में ऊर्जा ज्यादा और गैस में बहुत ज्यादा। ऊर्जा के क्षेत्र में देखा जाए तो ठोस में ऊर्जा कम मिलता है, द्रव में ठोस की तुलना में ज्यादा मिलता है, और गैस में सबसे ज्यादा मिलता है ऊर्जा। और यह सबसे अधिक अस्थाई है, बोला ना कि यह सबसे अधिक अस्थाई है। यह ठोस की अपेक्षा कम अस्थाई है, और सबसे कम अस्थाई कौन रहेगा? गैस रहेगा। ठीक है, अब यहां से सवाल नहीं पूछा, सवाल पूछेगा मेन ये पॉइंट से, ठोस द्रव तथा गैस पर ताप का प्रभाव। ठीक है, ठोस द्रव और गैस पर ताप के प्रभाव क्या क्या होता है देखिए। यहाँ पर जो एरो देके समझाए हैं उसको समझिएगा। देखिए, अगर हम लिक्विड है
मतलब द्रव है, द्रव से ठोस बन रहा है, उसको क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग, जमना वाला, जम रहा है वो, ठीक है। द्रव से सॉरी ठोस से वो द्रव बनेगा, गलना बोलेंगे वो मेल्टिंग कहलाएगा, गल रहा है वो, ठीक है। आगे आते हैं, ठोस से डायरेक्ट गैस बन जाएगा, तो ठोस से गैस बनेगा तो सब्लिमेशन होता है, इसको बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन। जैसे कपूर, कपूर को आप रखिएगा ना बाहर तो पिघलता नहीं है, उड़ जाता है, क्या होता है? उड़ जाता है कपूर। कपूर देखेंगे लिक्विड में कहीं नहीं, द्रव अवस्था कहीं कपूर नहीं देखे होंगे, वो जब ये तो ठोसे रहता है और उसको हवा में छोड़ दीजिए तो खत्म हो जाएगा, है ना, नहीं रहेगा। तो क्या हो गया? वो ठोस से डायरेक्ट बन गया किस में? गैस में, तो क्या बोलेंगे? ऊर्ध्वपातन। इसमें आते हैं, द्रव से बनता है अगर गैस, द्रव से बनता है गैस तो बोलते हैं इवेपोरेशन, वाष्पन। क्या बोलते हैं? वाष्पन। और गैस से अगर बनता है द्रव तो बोलते हैं उसको कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं उसको? कंडेंसेशन। आप ऐसे देखिए होंगे, जैसे आप ये देखे हैं ना कुकर, तो देखो कि खाना वाना बनता है तो आप या भाप जहाँ से निकल रहा होता है, तो अगर भाप जैसे आप पानी चढ़ा दिए बर्तन में, उसको गर्म किए, खोलने लगेगा वो और भाप बन के उड़ेगा, है ना। तो पानी द्रव था, द्रव से बना भाप, भाप बन के गैस के रूप में आ रहा है। लेकिन अगर वही अगर आप थोड़ा ऊंचाई पे एक ऐसे ढकना ऐसे डाल दीजिए, छोटा सा प्लेट, है ना, तो भाप नीचे से निकलेगा, प्लेट पर टकराएगा, ठीक है। अब थोड़ा देर बाद देखिएगा कि जैसे ही उसका तापमान थोड़ा कम होता है तो प्लेट पर बूंदा बूंदा जैसा चिपका रहता है, देखिए ना पानी जैसा। तो क्या बना कि वाष्प से फिर से द्रव बन गया, वाष्प से क्या बन गया? द्रव बन गया। मतलब भाप से या गैस से सीधे क्या द्रव बना है, उसको क्या बोलेंगे? कंडेंसेशन। क्या बोलेंगे उसको? कंडेंसेशन। अब इसको समझाते हैं डिटेल से, देखिए। ठोस का द्रव में बदलना, गलन। ठोस का द्रव में बदलना, देखिए एरो दिखा हुआ है, ठोस का द्रव में बदलना गलन कहलाएगा, इसको बोलते हैं मेल्टिंग। द्रव का ठोस में बदलना, द्रव था ये ठोस में बदल गया, इसको बोलते हैं जमना, फ्रीजिंग। गैस का सीधे ठोस में बदलना, गैस का सीधे ठोस में, गैस था सीधे ठोस में आ गया तो बोलेंगे निक्षेपण, बोलते हैं डिपोजिशन, ठीक है। द्रव का वाष्प में बदलना, द्रव था वाष्प में बदला, मतलब गैस में बदला, इवेपोरेशन, वाष्पीकरण। वाष्प का द्रव में बदलना, वाष्प का द्रव में, तो कंडेंसेशन, संघनन। क्या बोलते हैं? संघनन। और ठोस का सीधे गैस में बदलना, ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन। और उसी चीज को अगर आप इतना नहीं देख सकते तो ये डायग्राम के माध्यम से सब क्लियर है, ठीक है। बस हिंदी इंग्लिश में नाम लिखा हुआ, आप हिंदी में कर लेना है। ये हो गया ऊर्ध्वपातन, ये हो गया निक्षेपण, ये हो गया जमना, ये हो गया गलना, ये हो गया वाष्पीकरण, ये हो गया आपका संघनन, है ना। क्लियर हो गया? वाष्पीकरण बोलेगा तो क्या बोलिएगा आप? द्रव से गैस, द्रव से गैस। संघनन में गैस से द्रव, गैस से द्रव, ये होगा चेंज हुआ। अब ठोस से सीधे आएगा गैस, ऊर्ध्वपातन। ठोस से गैस, जैसे कपूर ठोस है वो सीधे गैस बन जाएगा। पेट्रोल तो द्रव से गैस बन रहा है ना, वो द्रव से गैस बना थी, इवेपोरेशन बोलेंगे। पेट्रोल द्रव था और गैस के रूप में उड़ जा रहा है, तो द्रव से गैस बनेगा तो क्या बोलेंगे? वाष्पीकरण। द्रव से गैस बनेगा तो वाष्पीकरण। गैस से द्रव आ गया तो संघनन। कहाँ गया? संघनन। ये गैस से हो गया, ठीक है। द्रव से गैस बन गया, द्रव से गैस, यहाँ है ना द्रव से गैस, द्रव से गैस वाष्पीकरण, गैस से द्रव संघनन। ठोस से गैस बनेगा तो ऊर्ध्वपातन, ठोस से गैस बनेगा तो ऊर्ध्वपातन, और गैस से ठोस बनेगा तो निक्षेपण। अब ये तो पता ही होगा, फ्रीजिंग मेल्टिंग तो सब लोग जानते हैं, है ना। जमना और गलना, जम गया तो फ्रीजिंग और गल गया तो मेल्टिंग। तो गलेगा कब? जब ठोस से रहेगा तो गल के लिक्विड होगा, और जमेगा कब? तो लिक्विड रहेगा जम के ठोस हो जाएगा।
ये ज्यादा है, ये तो सब लोग जानते हैं, मेन आपको कंफ्यूज करा है ये सब चार को, है ना। द्रव अभी ठोस से गैस, गैस से ठोस, और द्रव से गैस, गैस से द्रव। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, यहाँ हिंदी में लिख भी दिए हैं। अब इतना जो पदार्थ बांटे तीन भाग में, ठोस द्रव गैस के रूप में, वो किसके आधार पर? भौतिक के आधार पर, है ना। आते हैं रासायनिक आधार पे, कि रासायनिक आधार पर कितने भागों में होगा, ठीक है। तो रासायनिक आधार की बात करते हैं हम यहाँ पे, देखिए, तो रासायनिक आधार पर दो भाग बटा गया, शुद्ध पदार्थ और यौगिक होगा, ठीक है। शुद्ध पदार्थ और यौगिक। यहाँ थोड़ा गलती हो गया है हमसे, यहाँ थोड़ा लिखना चाहिए था अच्छे से। यौगिक और मिश्रण बताएंगे। तत्व, यौगिक, शुद्ध पदार्थ में आ गया तत्व, और यौगिक शुद्ध वाला में आ गया, ठीक है। तत्व क्या होता है कि वह शुद्ध पदार्थ है जिसे तोड़कर किसी अन्य पदार्थ में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, तत्व कहलाएगा। मतलब तत्व है वह शुद्ध पदार्थ जिसको आप तोड़कर कोई दूसरा पदार्थ नहीं बना सकता, जब बने तो वही बनेगा, है ना। जैसे हम बात करते हैं धातु, जितने भी धातु हैं, जो भी अधातु है और जितने भी उपधातु हैं, ये सब क्या है? तत्व कहलाए। जैसे लोहा है, तो लोहा को तोड़ के अलग कीजिएगा तो कहीं पीतल हो जाएगा, वो नहीं ना, लोहे रहेगा वो। बात समझ रहे हैं। एल्युमिनियम है, तो एल्युमिनियम को आप अलग कीजिए, क्या सोना बना दीजिएगा आप? नहीं, एल्युमिनियम है तो टूटेगा भी तो एल्युमिनियम ही बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो तत्व क्या हो गया कि वह शुद्ध पदार्थ जिसे तोड़कर किसी अन्य पदार्थों में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, कहलाएगा तत्व। अब देखिए ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है कि अभी तक लगभग 118 तत्व ज्ञात हैं। कितना ज्ञात है? इसमें 94 को प्राकृतिक में पाए जाते हैं, और खोजा गया अंतिम तत्व क्या हो गया? ओगनेशन। खोजा गया अंतिम तत्व हो गया आपका ओगनेशन, ठीक है। अब यौगिक देखिए, देखिए यहाँ पर गड़बड़ क्या है, वो तो गलती नहीं है ना, यहाँ लिखना पड़ेगा अनुपात निश्चित, ठीक है। ये चीज है। यौगिक क्या होता है कि वह पदार्थ जो रासायनिक रूप से दो या दो तत्वों से मिलकर बनता है, लेकिन दो या दो तत्व रहेगा, उसका अनुपात निश्चित रहेगा। जैसे पानी की बात करें, दिया ना एग्जांपल में जल, तो जल का फॉर्मूला क्या होता है? H2। मिता बोलिएगा कि सर हाइड्रोजन का दो अणु, ऑक्सीजन का एक अणु मिलेगा तभी आपका जल बनेगा, है ना। अगर हाइड्रोजन 3 मिला दे, ऑक्सीजन भी 2 मिला तो जल उसको नहीं बनेगा। बात समझे। यौगिक क्या होता है कि दो या दो पदार्थों अधिक तत्वों से मिलकर बनता तो है, लेकिन उसका अनुपात क्या होता है? निश्चित होता है। आप लोग के पास पीडीएफ जाएगा तो इसको सुधार लीजिएगा अपना कॉपी में जब लिखिएगा तो, ठीक है। यहाँ पर छुट उल्टा हो गया है, यौगिक वाला का लिखना चाहिए था, मिश्रण वाला का लिखना चाहिए था। और देखिए मिश्रण वाला का पार्ट चला गया, यौगिक चला गया मिश्रण में, मिश्रण वाला आ गया है यौगिक में। डिफिनेशन जो है ना, उदाहरण सेम है, लेकिन जो उसका जो डिफिनेशन जो है ना, परिभाषा, वो चेंज हो गया है। तो यौगिक क्या होता है? जिसमें रासायनिक रूप से दो या दो अधिक तत्व तो बनते हैं, लेकिन मिल के बना दो या दो से अधिक तत्व, लेकिन उसका अनुपात क्या होता है? निश्चित होता है, ठीक है। इसके बात करते हैं मीथेन का। तो मीथेन क्या होता है जी? CH4, कार्बन का एक अणु, हाइड्रोजन का 4 अणु, इसको मिलाएंगे तबे मीथेन कहलाएगा वो, है ना। अगर मीथेन उसके अलावा हम किसी को चेंज करते हैं, हाइड्रोजन के बदले में 4 के बदले में कितना कर दे, 3 कर दे, 5 कर दे, तो वो मीथेन नहीं कहलाएगा। बात समझ में आ रहा है? चलिए, ये तो समझे किसका? शुद्ध का, तत्व और यौगिक। अब बात करते हैं यहाँ पर अशुद्ध। यहाँ देखिए मिश्रण, ये बात यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलते हैं लेकिन उनका अनुपात जो है निश्चित नहीं होता, ये बात यहाँ पर, ये डिफिनेशन किसका था?
यौगिक का था, लेकिन आ गया किस में, मिश्रण में, गलती से हुआ है। तो जब दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी अनुपात में मिलाया जाए, किसी अनुपात में मिलाया जाए, क्या लिखेंगे, किसी अनुपात में, किसी अनुपात में मिला दिया जाए, ठीक है, किसी अनुपात में मिला दिया जाए। हो गया क्लियर, कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी अनुपात में मिला दिया जाए तो क्या बनेगा, मिश्रण। इसका अनुपात फिक्स नहीं होता, जैसे कि आप बात करते हैं हवा, तो हवा में क्या है, सब क्लियर है, परसेंटेज फिक्स है। हवा में सब धूलकण भी तो है ना, धूलकण है, धुंध है, सब कुछ है ना, तो उसका पार्टिकल मतलब जो है उसका रेशियो फिक्स नहीं है, इसलिए उसको क्या नाम दिया गया, मिश्रण। जिसका अनुपात बराबर नहीं रहेगा, फिक्स निश्चित नहीं रहेगा, उसका नाम क्या पड़ेगा, मिश्रण। और जिसका अनुपात निश्चित रहेगा वो क्या कहलाएगा, यौगिक। और जिसको आप तोड़ के और दूसरा पदार्थ नहीं बना सकते तो क्या कहलाएगा, तत्व। यही बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिश्रण का दो प्रकार है, समांगी मिश्रण और विसमांगी। समांगी मिश्रण क्या होता है, देखिएगा, जिस मिश्रण के प्रत्येक भाग के सभी गुण एक समान होते हैं, है ना। जब मिश्रण का प्रत्येक भाग जो है, आप जितना भाग लीजिएगा सबका गुण वैसा ही रहेगा जैसा पहले था, बदलेगा नहीं, तो कहलाएगा समांगी मिश्रण। जैसे आप एग्जांपल में दे रखे हैं, अल्कोहल तथा जल का मिश्रण, है ना, पैक बना रहे हैं, बोल रहे दारू, अल्कोहल और जल का मिश्रण। या आप बोल सकते हैं कि आप चीनी और पानी का घोल, लेकिन उसमें क्या है कि चीनी पूरी तरह से घुला होना चाहिए तब, है ना। नमक पानी का घोल, तो नमक को पूरा घोल देंगे तब, जैसे ना कि नमक को थोड़ा बहुत घोले, लास्ट में नमक बचेंगे तो नमकीन ज्यादा हो गया, है ना, लास्ट में चीनी बचा तो मीठापन ज्यादा हो जाएगा, नहीं, पूरा पूरा घुलना चाहिए तब होगा। कौन सा मिश्रण कहलाएगा, समांगी मिश्रण। उसमें क्या होता है कि अगर आप एक बूंद लीजिए या एक चम्मच लीजिए या एक गिलास लीजिए, सबका उतना ही मिठास होगा जितना पहले था। ये ना बोले, क्या हुआ कि उसका प्रत्येक भाग में अणु जो था उसका गुण जो था कैसा हो गया, एक समान था, ठीक है। आते हैं विसमांगी मिश्रण, जिस मिश्रण के प्रत्येक भाग के गुण एक समान नहीं होते हैं, है ना। या आप ऐसे बोल सकते हैं समझने के उद्देश्य से कि जो पानी में इजीली घुल जाएगा वो समांगी कहलाएगा, और जो पानी में नहीं घुलेगा वो विसमांगी कहलाएगा। जैसे यहाँ पर पानी, रेत लिया है और जल लिया है, ये पानी में घुलेगा नहीं, ये कहलाएगा विसमांगी मिश्रण। और चीनी पानी में पूरा पूरी घुल जाएगा, समांगी। अल्कोहल पानी समांगी, नमक पानी समांगी। जब नमक को पूरा पूरा घोल देंगे तब, ऐसे नहीं अधूरा अधूरा। बात समझ में आ रहा है। चलिए देखिए, अधिकांश मिश्रण विसमांगी होते हैं, केवल विलयन और मिश्र धातु क्या होते हैं, समांगी होते हैं। अब आप मिश्रण तो बना लिए हैं, लेकिन मिश्रण को अलग भी तो कीजिएगा ना आप। मिश्रण को अलग करने के लिए सवाल पूछता होगा कि इस विधि से अलग होता है। मिश्रण को अलग करने की विधि, मतलब कि दो चीज को हम मिला के मिश्रण बनाए हैं, ठीक है, तो उसको किस किस विधि से हम अलग कर सकते हैं, उसका यहाँ पर थोड़ा बहुत समझ लीजिएगा। बोला क्या है यहाँ पे कि रवाकरण मतलब क्रिस्टलाइजेशन। इसमें क्या होता है कि इस विधि द्वारा ठोस अकार्बनिक पदार्थों के अवयवों या संगठनों का पृथक करते हैं, किया जाता है, जो ठोस रूप में रहेगा, है ना। छान लेंगे, ये ना बोल सकते हैं, या चाल लेंगे, उसका जो भी क्रिस्टल क्या हो जाएगा अलग। जैसे आप लोग हाँ, इसमें क्या क्या दिक्कत दिया है। दूसरा में क्या बोला है आपका, आसवन विधि। इसमें क्या होता है, किसी द्रव को वाष्पीकृत करके पुनः ठंडा करने की विधि को क्या बोलते हैं, आसवन विधि, ठीक है। पूरा वाष्पीकृत कर दिए हम, ठीक है, उसके बाद फिर इसको ठंडा किए, क्या कहलाएगा उसको, आसवन विधि। प्रभाजी आसवन क्या होता है, तो ऐसे मिश्रण जिनके संघटक के क्वथनांकों में कम से कम 25 केल्विन का अंतर हो,
के स्टैंड फॉर केल्विन, अंतर बोला है ना। उनका पृथक्करण करने के लिए प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग करते हैं, जैसे पेट्रोल, केरोसिन, डीजल आदि को विधि से अलग किया जाता है। सवाल पूछा कि पेट्रोल को किस विधि से पेट्रोल डीजल को अलग करेंगे, तो कौन सा आसवन करेंगे, प्रभाजी आसवन। कौन सा आसवन, प्रभाजी आसवन। फिर आते हैं भाप आसवन। इसमें क्या होता है, तो इस विधि से उन कार्बनिक पदार्थों का शुद्धिकरण किया जाता है जो कि जल में अविलेय होते हैं, जैसे मेथिल अल्कोहल, एसीटोन, एसिटल्डिहाइड, ये सब जो जल में अविलेय हैं, ठीक है, जल में इजली घुले नहीं, उनके लिए क्या हो गया, भाप आसवन। तो मिश्रण था ना, समांगी मिश्रण। अच्छा, अविलेय का मतलब क्या होता है, नहीं घुलने वाला ना। अविलेय मतलब क्या होता है, घुलने वाला। देखिए पानी और तेल घुलता है, नहीं घुलता है, ऊपर छिड़ा रहता है, सेम ही कहानी है। उसको अलग कैसे करेंगे हम, किस विधि द्वारा, भाप आसवन द्वारा, ठीक है। आगे आते हैं निस्पंदन। इसमें क्या होता है कि यदि किसी द्रव में कोई ठोस पदार्थ निलंबित है तो उसे अलग करने के लिए निस्पंदन विधि का प्रयोग करते हैं। इस उदाहरण में क्या हो गया, हैंड पंप, ट्यूबवेल यूज करते हैं उसमें नहीं निस्पंदन। आप जैसे है जो चापाकल गड़ता होगा उसमें बोरिंग होता हैगा, तो नीचे देखोगे लगता हुआ जाली लगता है ना, जाली, ताकि पानी क्या मिले आपको, शुद्ध पानी मिले। अंदर के पानी कैसा होता है, कचरा वाला होता है ना नीचे में, उसमें लगता है पाइपा के नीचे में जाली, या देखें आप लोग देखवे किए होंगे। उसे क्या करता है कि पानी नीचे फिल्टर करके वो निकालता है, ठीक है। और उसी पानी को फिर हम लोग, और नहीं तो देखिए और क्या होता है, जो मोटा वाला पाइप लाता है तो उसमें देखिए साइड से दिया जाता है, कट मारा जाता है, छेद रहता है ना, वही सब काम करता है। बात क्या करता है विसरण का, ये क्या है, घनत्व में अंतर रहने कारण गैसों का गैसों से मिलना क्या कहलाएगा, विसरण। जैसे दो घनत्व है, दो गैस है, एक गैस का घनत्व ज्यादा, एक का घनत्व क्या है, कम है, तो उसको जो अलग करने का विधि कहलाएगा, क्या कहलाएगा, वो विसरण कहलाएगा। गैस में घनत्व से, गैस का गैस से अलग किया गया। बात समझे, जिसका घनत्व ज्यादा है किसी गैस का, किसी गैस का घनत्व क्या है, कम है, तो उसको अलग करने के लिए क्या, कौन सा विधि अपनाएंगे, विसरण। ये इधर एक पॉइंट है, इसका ऑब्जेक्टिव भी आज खत्म करेंगे, ठीक है ना, ज्यादा आसान रहेगा। देखिए ऊर्ध्वपातन यहाँ पर दिया है, जब कोई पदार्थ ठोस से सीधे गैस में बदल जाता है, जब कोई पदार्थ ठोस से सीधे गैस में बदलेगा क्या कहलाएगा, ऊर्ध्वपातन। जैसे इसमें आप बात करते हैं कपूर, और क्या हो जाएगा, फिनाइल का गोली देखे हैं आप लोग ना, उसी को नेफ्थलीन गोली बोलते हैं, फिनाइल का गोली। बोलते हैं, होता है ना उजला उजला, वो द्रव नहीं बनेगा, वो ठोस से सीधे उड़ जाएगा हवा में, तो ठोस से सीधे क्या हो गया, गैस, ठीक है, तो क्या बोलेंगे, ऊर्ध्वपातन। आप देखते हैं कि पदार्थ में होने वाले परिवर्तन दो गो है, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक क्या होता है कि वैसा जिसमें बदलता तो है लेकिन उसको पुनः वापस भी ला सकते हैं, ठीक है। इस परिवर्तन में कोई भी पदार्थ परिवर्तन होने के बाद पुनः अपनी पूर्वावस्था में आ जाता है, जैसे पानी का बर्फ में जमना या बर्फ का पिघलना। मोमबत्ती का जलना रासायनिक में आता है, क्योंकि उसका जो बीच में जो फितवा रहता है हुआ का टर्निंग, वो जल गया, है ना। मोम का पिघलना बोल सकते हैं, मोमबत्ती का जलना नहीं बोल सकते हैं। मोम का पिघलना क्या कहलाएगा, भौतिक परिवर्तन, कि मोम पिघलेगा, उसको ठंडा करके फिर जम भी जाएगा। लेकिन मोमबत्ती का अगर जलना पूछेगा तो रासायनिक माने, क्यों, क्योंकि बीच में जो उसका रस्सी होता है वो तो खत्म हो जाता है, टर्निंग तो आया नहीं, है ना।
रासायनिक क्या हुआ कि इस परिवर्तन में कोई भी पदार्थ परिवर्तित होने के बाद पुनः अपनी अवस्था में नहीं आता है। जैसे लोहे का पर जंग लगना, दूध का दही बनना, है ना, ये सब किस में आएगा? रासायनिक परिवर्तन। पेपर का जलना, ये सब किस में आएगा? रासायनिक परिवर्तन। यह पुनः जो है फिर से पहली वाला अवस्था में नहीं आ सकता है, तो वो हो जाएगा रासायनिक, है ना। क्या यहाँ लिखा हुआ है ना, मोमबत्ती का जलना, यहाँ लिखा हुआ है ना मोमबत्ती का जलना रासायनिक में। अब मोम का पिघलना बोलेगा तो भौतिक में आएगा। बात समझे दोनों में अंतर ना। यही सब छोटा मोटा अंतर क्या होता है, गलती होता है। देखिए भौतिक का एग्जाम्पल देख लीजिए, तो CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड से सूखी बर्फ बनना, मोमबत्ती का पिघलना, पानी से बर्फ का बनना, चीनी या नमक का पानी में मिश्रण, फिर से नमक निकाल सकते हैं वाष्प बना के, ठीक है। रेत का पानी में घुलना, लोहे का चुंबकीयकरण, ठीक है ना। ये सब कैसा है? भौतिक है। रासायनिक में आएंगे तो मक्खन का खट्टा होना, मोमबत्ती का जलना, खाने का पचना, लकड़ी का जलना, है ना। पानी और चीनी का घोल तो शीरा बन गया, उसको गर्म कीजिएगा ना तो पानी अलगे हो जाएगा और चीनी लास्ट में बच जाएगा, बैठ जाएगा, सूख जाएगा वो। मालूम भाप बन गया, भाप बन के उड़ गया, ठीक है। कैसे लगेगा मीठा? आइए, यौगिक की परमाणुकता, ये है आपका जल का क्वथनांक। याद रखिएगा, जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट में 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, और जल का हिमांक 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब ये है क्या, तो किसी तत्व अथवा यौगिक के गुण के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या क्या कहलाएगा? परमाणुकता कहलाता है, ठीक है। जैसे इसमें 2 पॉइंट याद रखना है, जल का क्वथनांक और जल का हिमांक। जल का क्वथनांक हो गया आपका 212 डिग्री सेल्सियस में, कितना बोलेंगे, 100 डिग्री सेल्सियस। हिमांक हो गया 32 डिग्री फ़ारेनहाइट या 0 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलना शुरू करता है, और 0 डिग्री पे क्या होता है, जमना शुरू करता है। तो जहां से जमना शुरू करेगा उसको बोलेंगे हिमांक बिंदु, और जहां से उबलना शुरू करेगा जिस बिंदु को क्या बोलेंगे, क्वथनांक। तो क्वथनांक फ़ारेनहाइट में 212, डिग्री में 100, और पानी का हिमांक डिग्री में 0 और फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। केल्विन में निकाल लीजिएगा आप, फॉर्मूला पता है आप लोग को? है दिया हुआ होगा आगे, और नहीं हुआ तो हम लिख देंगे, क्या टेंशन है, नहीं हुआ तो हम लिख देंगे। स्थिर अनुपात का नियम क्या है? तो इस नियम के अनुसार क्या होता है कि रासायनिक यौगिक में तत्व हमेशा द्रव्यमान में निश्चित अनुपात में होते हैं, है ना। तत्व जो है क्या है, द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में रहेंगे मिला जुला, तो क्या बोलेंगे, स्थिर अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का नियम क्या है? तो यदि दो तत्व संयोजित होकर एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, दो तत्व संयुक्त होकर एक या एक से अधिक बनाएंगे, तो एक तत्व के साथ दूसरे तत्व के संयुक्त होने वाले द्रव्यमान क्या कहेंगे, तो छोटे पूर्णांकों का अनुपात में होते हैं, क्या होते हैं, गुणित अनुपात का नियम। ये देखिए यहाँ पर क्या होता है कि ये आपका 4 ग्राम, ये 32 ग्राम, दोनों को मिला कितना हो गया, 36। 32 कितना, 36। इसमें क्या होता है कि एक तत्व भी बन सकते हैं या एक से अधिक तत्व, लिखा है ना, एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, तो एक तत्व के साथ दूसरे तत्व के संयुक्त होने पर एक तत्व के साथ दूसरे तत्व मिलेगा, ठीक है। ये तो हो गया। अब इसके बाद के कुछ पॉइंट है जो इम्पोर्टेंट है, और ये आप लोग के ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी आप लोग पढ़े पूरा अच्छे से, ठीक है। अब यहाँ से आप लोग के लिए सवाल शुरू होता है। ठीक है,
दे रहे समय 1-2 मिनट का आप लोग बनाइएगा। हाँ बना लिए। सीधा बैठा कीजिए, टेढ़ा नहीं बैठिए। देखिए इसमें क्या बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा नमक पानी में अघुलनशील है। ऐसे हम लोग देखते हैं कि नमक जो होता है पानी में घुलता है ना, लेकिन यहाँ बोला कौन सा नमक जो है पानी में अघुलनशील है। ऑप्शन देख लीजिए इसमें क्या क्या है। BaSO4, इसके अंदर क्या हुआ है BaSO4। और ये जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो क्या होता है, यहाँ देखिए 4 ऑप्शन ही है। क्वथनांक बढ़ेगा, हिमांक बढ़ेगा, क्वथनांक घटेगा या क्वथनांक प्रभावित नहीं होगा, बताइएगा। किसी भी द्रव में अशुद्धि मिलाने पर उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। हाँ, क्वथनांक क्या होता है, बढ़ जाता है। ये पानी में मिला दिए नमक, है ना, तो उसका क्वथनांक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि पारंपरिक धुंध किसका मिश्रण है। धुआं जो है किसका मिश्रण है, SO2, है ना। धुआं, कोहरा और SO2 का मिश्रण है। ये सवाल पूछा है बिहार पुलिस कांस्टेबल 2024 का। अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई है, बताइए। 4 अवस्था, 5 हो गया है, 5 हो गया है। ठोस, द्रव, गैस, तो देखिए अभी आप लोग, है ना, लिख दे रहे हैं यहाँ पर। ठोस है, द्रव है और गैस। और चौथा है प्लाज्मा, और 5वां हो गया बोस-आइंस्टाइन। ठीक है, ये 5 का अवस्था है पदार्थ का। कितना, 5 अवस्था। इनके 3 के बारे में आप लोग डिटेल से पढ़े हैं। चौथा हो गया प्लाज्मा, 5वां हो गया बोस-आइंस्टाइन। ठीक है, तो कुल कितना हो गया, 5। इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है, क्लियर हो गया। मक्खन का खट्टा होना। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। देखिए भौतिक परिवर्तन नहीं बोला है, क्या बोले हैं, पदार्थों का किण्वन होना। पदार्थों का किण्वन होना ये क्या होता है, रासायनिक होता है। इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है, रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। रासायनिक प्रक्रिया हो गया, हाँ जी आप लोग बताइए। द्रव ठोस से बना सीधे गैस, क्या बोलेंगे, ऊर्ध्वपातन। तो गैस से फिर ठोस बना सकते हैं उसको, नहीं। चलिए ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है, पानी का बर्फ में परिवर्तन। निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है, जल का जल वाष्प में बदलना। ये रासायनिक नहीं है, ये क्या है, भौतिक है। अब बाकी सब क्या है, रासायनिक है। गैस एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है।
एक आइस क्यूब पिघलना, आइस क्यूब का पिघलना रासायनिक नहीं है, क्या है, भौतिक है वो। ठीक है, आइस क्यूब का पिघलना। तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतर क्या कहलाता है, ठोस से गैस, ठोस से गैस क्या कहलाएगा, बाष्पीकरण। और गैस से ठोस संघनन, गैस से ठोस बनेगा तो ठोस बोले, गैस से आपका द्रव न जी, गैस से बनेगा द्रव तो संघनन, और द्रव से बनेगा गैस तो बाष्पीकरण। ये उल्टा बार बार द्रव घुस जा रहा था उसमें, है ना, ठोस घुस जा रहा था। तो तरल अवस्था में तो द्रव, द्रव से कैसा बना है, गैस, बाष्पीकरण। कौन सा नियम कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, तो कौन बोलता है, ऊर्जा संरक्षण का नियम कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम, दोनों ना है यहाँ पे दिया हुआ। ऊर्जा होता तो ऊर्जा के बारे में बोलता ना, ये द्रव्यमान के बारे में बोला तो कौन सा हो जाएगा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, है ना। ऐसे ऊर्जा संरक्षण क्या बोलता है कि ऊर्जा को न तो नष्ट कर सकते हैं न तो बना सकते हैं, बस एक रूप से दूसरे रूप में उसको बदल सकते हैं, तो ऊर्जा के लिए हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या बोला, द्रव्यमान के लिए, द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट, क्या हो जाएगा, द्रव्यमान संरक्षण। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन नहीं है, बर्फ हो जाएगा, बर्फ ऊर्ध्वपातन नहीं है। ये जो नेफ्थलीन देख रहे हैं ना, यही है आपका फिनाइल का गोलिया, कपड़ा वाला फिनाइल का गोली होता है ना उजला रंग का, वही नेफ्थलीन, उसी को बोलते हैं। दो या अधिक पदार्थों के एक सजातीय मिश्रण को क्या कहता है, दो या दो से अधिक पदार्थों के एक सजातीय मिश्रण को क्या कहेंगे, सजातीय मिश्रण, तो विलयन कहलाएगा, क्या कहलाएगा, विलयन। विलेय और विलायक का समांग मिश्रण कहलाता है, विलेय और विलायक का क्या कहलाएगा, विलयन कहलाएगा। कौन सा समांगी मिश्रण है, पानी में चीनी का पूरा घुल जाएगा तो समांगी हो जाएगा, शरबत बनाएंगे तो। एक शुद्ध पदार्थ है, डैश एक शुद्ध पदार्थ है, क्या बोलिएगा, चीनी का घोल तो शुद्ध नहीं है, उसमें कुछ अशुद्ध मिलेगा ही, दूध में भी अशुद्ध मिलेगा, मीथेन में अशुद्ध, सबसे शुद्ध क्या हो जाएगा, मीथेन। एल्युमिनियम का परमाणु द्रव्यमान 27, एल्युमिनियम के 24 ग्राम में मौजूद अणुओं की संख्या कितना होगा, परमाणु द्रव्यमान बोला है श्रीमान, 54 ग्राम बोला है, दुगना जा रहा है ना, तो दूए मारेंगे। परमाणु संख्या ना था तेरा, तेरा क्या था, संख्या था, 2 8 3 निकालती, संख्या थोड़ी है, क्या बोला है, द्रव्यमान बोला है। इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है, ईंधन का दहन, अम्लीकृत जल का वैद्युत अपघटन, ऑक्सीकरण मतलब लोहे में जंग लगना, ये तो है, नहीं पूछा था ना। लास्ट है प्लेटिनम तार का जलना, प्लेटिनम तार का जलना, क्या हो जाएगा इसमें आंसर, रासायनिक परिवर्तन नहीं बोला है, तो ये तो है, ये भी है, और तार का जलना जो प्लेटिनम तार का जलना ये भी है, ये वाला नहीं होता, ही आंसर हो जाएगा। अम्लीकृत जल का वैद्युत अपघटन,
है ना। ये आपका नहीं होगा सैनिक, इसलिए ये आपका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। आइए 20वां, लोहे में जंग लगना किसका है? रेत और चीनी का मिश्रण कैसा मिश्रण कहलाएगा? विजातीय मिश्रण ना, क्योंकि एक चीनी है और दूसरा क्या है? रेत है। तो विजातीय होगा, सेम जात के तो है नहीं, विजातीय। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रासायनिक परिवर्तन है? आसान हो गया। जल का घनत्व 1 ग्राम पर सीसी है, यह किस बिंदु पर समान है? हैं? देखिएगा, एक पॉइंट बताते हैं। जल का घनत्व जो होता है, जल का वही पूछा है, जल का जो घनत्व है वो सबसे ज्यादा रहेगा 4 डिग्री सेल्सियस पर, सबसे ज्यादा घनत्व। ठीक है, जल का घनत्व सबसे ज्यादा कितना पे? यही ऑप्शन में है कि जल का घनत्व 1 पर सीसी कितना बिंदु पे? 4 डिग्री। उस प्रक्रिया का नाम उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसमें गैस सीधे ही ठोस वस्तु में परिवर्तित होते हैं? गैस जो होता है, गैस गैस आ रहा है किस में? ठोस में। गैस आ रहा है ठोस में, क्या बोलेंगे? देखिए, गैस ठोस में है, क्या बोलेंगे उसको? निक्षेपण तो है हिंदी, लेकिन निक्षेपण यहाँ नहीं लिखा है, इंग्लिश लिखा है। क्या लिखेंगे? डिपोजिशन बोलेंगे उसको। क्या बोलेंगे? डिपोजिशन। कंडेंसेशन, डिपोजिशन, कंडेंसेशन, डिपोजिशन। कंडेंसेशन क्या है? ठोस से गैस, ठोस से गैस। इसका हिंदी क्या हो गया? ऊर्ध्वपातन। और डिकम्बशन क्या है? निक्षेपण। गैस से ठोस, गैस से ठोस। ठीक है, आइए, पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है? प्लाज्मा। पदार्थ की चौथी अवस्था क्या आ गया? अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? बर्फ का ब्लीचिंग पाउडर क्या है? तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है? बताइए। यौगिक। ब्लीचिंग पाउडर के लिए आपका मिश्रण समान होना चाहिए, समान अनुपात में मिलाएंगे तभी ब्लीचिंग पाउडर बनेगा। क्या कहलाएगा ये? यौगिक। वायु क्या है? वायु क्या है? मिश्रण है। वायु में कुछ नहीं होता है, तो सब अलग अलग होता है। ठीक है, कौन एक यौगिक है? बताइए। अमोनिया होगा। बोला कि यौगिक तो 2 या 2 से अधिक मिलाएंगे तब ना, तो उसमें आ जाएगा अमोनिया आ जाएगा। 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थ को किसी भी अनुपात में मिला देने से क्या बनता है? मिश्रण। कौन? किसी भी अनुपात में मिला दीजिए, है ना। आप बोलेगा, अरे यहाँ बोलता है किसी में, तो क्या बोलता है? निश्चित बोल देता है, तो क्या होता है? यौगिक। कौन सा पदार्थ प्रकृति में 3 अवस्थाओं में पाया जाता है? तीनों अवस्था में रहेगा, ठोस में भी, द्रव में भी, और डैश के विकिरण अत्यधिक तीव्रता से होता है। किसका विकिरण होता है अत्यधिक? विचरण। किसका हो जाएगा? गैसों का। गैसों का विचरण सबसे तेजी से होगा, है ना, इसलिए इधर उधर भाग भूग जाएगा वो। निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल, आकर्षण बल कहाँ भाग गया बल, अधिक होता है? अणुओं के बीच का आकर्षण बल बोला है, किसमें बोलेंगे हम लोग?
ठोस में ना, आकर्षण बल अणुओं के बीच ज्यादा तो ठोस में, अणुओं के बीच सबसे कम तो गैस में। यहाँ पर ज्यादा बोला है, अधिकतम होता है किसमें होगा, ठोस में। पदार्थ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो कौन सा कथन सही नहीं है बोलिएगा, क्या है, पदार्थों के कणों के बीच कोई आकर्षण बल नहीं होता है, होता ही तो गलत हो गया। पदार्थ के कण द्रव और वायु के साथ स्थानांतरित होते हैं, गलत। पदार्थ कणों से बना होता है, पदार्थ के कणों के बीच अंतर होता है। पदार्थ के कण एक समान न होंगे जी, अलग अलग पदार्थ का अलग अलग कण होंगे, लेकिन एक पदार्थ का कण एक जैसा होंगे। तो पदार्थ कणों से बना होता है, यही ना बोलिएगा। अच्छा बोला कौन सा सही नहीं बोला है, अच्छा उल्टा बोला था ना, कौन सा सही नहीं बोला है, तो सही नहीं यही ना है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सही नहीं है, बाकी सब सही है। पदार्थ के कण द्रव और अवायु में असर होते हैं। पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है, और पदार्थों कणों के बीच अंतर होता है, अलग अलग पदार्थों का कण क्या होगा, अलग अलग होगा, तो ये आपका गलत था। मिश्रण प्रकृति में कैसा होता है, मिश्रण समांगी होता है कि विसमांगी होता है, कि समांगी मिश्रण दोनों हो गए, दोनों ना बोलेंगे हम लोग, समांगी भी होते हैं और विसमांगी भी होते हैं। सामान्य पदार्थों के भौतिक अवस्था में शामिल नहीं है, देखिए तो कौन जो है भौतिक अवस्था में शामिल नहीं है, क्या हो जाएगा, कोलाइड ही हो जाएगा, कोलाइड है ना। अगला है एक मिश्र धातु किसका एक उदाहरण है, मिश्र धातु किसका उदाहरण है, धातु बोला है ना, मिश्र धातु है, द्रव तो है नहीं, क्या बोलेंगे, कोलाइड विलयन का, कोलाइड विलयन का। जब दो तरल पदार्थ एक दूसरे से में घुलते नहीं है और सॉल्यूशन नहीं बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, क्या बोल सकते हैं इसको, अमिश्रणीय। जब घुलवे नहीं करते तो क्या बोलेंगे, अमिश्रणीय। शक्कर के घोल में शक्कर एक डैश है, कैसा विलयन है शक्कर, शक्कर कैसा विलयन, शक्कर के घोल में घुला हुआ पदार्थ, क्या बोलेंगे, घुला हुआ पदार्थ। डैश एक यौगिक नहीं है, कौन यौगिक नहीं है, लेड, क्योंकि सिंगल मिला है। यौगिक और मिश्रण के लिए क्या चाहिए, दो या दो से अधिक पदार्थ, है ना। तो चौक में पदार्थ मिला हुआ दो से ज्यादा, इसमें क्या हो जाएगा, सही आंसर लेड, ये सिंगल पदार्थ है, ये तत्व आ जाएगा, क्या जाएगा, तत्व में। रसायनज्ञ के लिए गणना की क्या इकाई है, रसायनज्ञ जो है किसमें मापते हैं, मोल हो जाएगा, किसमें, मोल में। निश्चित अनुपात का नियम किसके द्वारा दिया गया था, निश्चित अनुपात का नियम, डाल्टन नहीं, जोसेफ एल प्राउस्ट, जोसेफ एल प्राउस्ट, याद कर लीजिएगा। निश्चित अनुपात के नियम के अनुसार रासायनिक पदार्थों में भिन्न भिन्न तत्व के परमाणु के द्रव्यमान और रासायनिक गुण क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। रासायनिक पदार्थ में यौगिक बनाने के लिए परमाणु छोटी और पूर्ण संख्या के अनुपात में सज होते हैं। और क्या है, रासायनिक पदार्थ में तत्व हमेशा द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में मौजूद होते हैं। और चौथा है, रासायनिक पदार्थ में परमाणु अविभाज्य कण होते हैं जिन्हें रासायनिक अभिक्रिया में निर्मित या नष्ट नहीं किया जाता। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा,
43 का नहीं, सी हो जाएगा। रासायनिक पदार्थ में तत्व हमेशा द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में मौजूद होते हैं, ये सही आंसर होगा। ठीक है। 44, रसायन शास्त्र में कण, जिसको मोल कहते हैं, शब्द का परिचय किसने दिया था? बताइएगा। नहीं नहीं, विल्हेम ओस्टवाल्ड, विल्हेम ए ओस्टवाल्ड, इसका चर्चा पिछले क्लास में हुआ था, है ना? क्या होगा? विल्हेम ओस्टवाल्ड। आइए, द्रव्यमान के आधार पर अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का निश्चित अनुपात ज्ञात करें। कैसे भाई? हाँ होता तो है। हाँ बताइए। ठीक, ठीक है, ठीक है। द्रव्यमान के आधार पर अमोनिया में हाइड्रोजन और सॉरी नाइट्रोजन हाइड्रोजन का अनुपात, तो ये अमोनिया NH, इसका होता है 14, इसका 1 गुना 3, 1 गुना 3, इसका रेशो कितना आ गया? 14 गो नाइट्रोजन है, 3 गो हाइड्रोजन है। ठीक है। 3:1, 3:1 तो दिल ही नहीं कहीं पे। इधर 46, CaO में द्रव्यमान के अनुसार कैल्शियम और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होगा? कैल्शियम कितना पे? 20, ऑक्सीजन 8। कैल्शियम हो गया आपका 20, ऑक्सीजन हो गया 8। काटिएगा आप इसको तो 5 चौके 20 और 2 चौके 5 अनुपात 2। देखें, और ये 3 से नहीं ना कटा 14, ये हो गया 14:3। पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात में उपस्थित होते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, बताइए जल्दी से। H2O, ही ना? कैसे? ये तरीका से ना हुआ। हाइड्रोजन का होता है 1, तो 1 गुना 2 हो गया ये। ऑक्सीजन कितना पे? 16 पे। काटेंगे हम तो 1 अनुपात, ऑप्शन नंबर बी। कुछ आप लोग बोल देते हैं जी, अमोनिया में N2 और H2 के द्रव्यमान हमेशा अनुपात में होंगे। अमोनिया निकालना है। अमोनिया अभी लिखे थे NH3, कितना था? ठीक है, 14:3। नहीं बोलते हैं आप लोग, काहे नहीं बोलते हैं जी? NH3 था अमोनिया, N कितना है? कितना? 14:। अब रहा बात कि सर यहाँ N2 लिखा है और यहाँ लिखा है H2, तो दुगना करेंगे तो दोनों तो दुगना होगा, कट ही जाएगा वो। 28:6 हो जाएगा, फिर से 14:3 आएगा ही। चलिए, ऑक्सीजन के 1 ग्राम 1 अणु का द्रव्यमान कितना होता है? बताइए यहाँ पर। हाँ, 5.3 गुना 10 के पावर -23 ग्राम। सही बोले हो। आपका तो केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है ना।
पढ़े थे अच्छे से। मैग्नीशियम के 144 ग्राम में कितने ग्राम परमाणु मौजूद होंगे? बनाइएगा इसको। कैसे लाए? 6 कैसे लाए आप? हाँ होता है 12 पे। समस्थानिक होता है, एगो संभारिक होता है। आप लोग अपन ना नहीं, नोट कर लीजिए कॉपी में जल्दी से। कॉपी में नोट कीजिए क्वेश्चन को, 50 नंबर क्वेश्चन को। पचास को नोट कीजिए। हाँ 50 नंबर, इसमें टोटल 55 को। नोट कर लिए? देखिए अब इसमें देखते हैं कितना क्वेश्चन इसमें है। चलिए ये आपको 50 से लेकर 55 तक खुद से बनाना है कल, मतलब अगले क्लास में। 50 भी, 51, 52, 53, 54, 55। तो जब कुछ तो कीजिएगा ना मेहनत, आप लोग पूरा मेहनत करेंगे हम। ये लोगों को कोशिश कीजिए ना पढ़ ले। ये लोग आप ना जाइएगा, क्वेश्चन तो लिख लिए हैं, या इसका पीडीएफ हम आपका ग्रुप में भेज देंगे, ठीक है। 50 से लेकर 51, 52, 53, 54, 55, ये 6 क्वेश्चन को बनाना है आप लोग को। आज सबका कॉपी चेक करेंगे, बता दे रहे पहले, ठीक है। बाद में ये नहीं बोले सर मेरा कॉपी नहीं बनाई है, नहीं किए हो कि नहीं।